नमस्कार, स्वागत है आपका उज्जवल जी के चैनल पर। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम वर्णमाला पढ़ने वाले हैं। स्वर और कुछ बात जो है इसमें व्यंजन की भी करेंगे। क्लास सेकंड है हिंदी की हमारी। देखिए, इस वर्णमाला में पहले हम स्वर पढ़ेंगे, फिर व्यंजन पढ़ेंगे और उसके बाद 41 क्वेश्चंस जो हैं हम लगाएंगे। और ऐसे क्वेश्चन होंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। देखिए, सीधा प्रश्न पढ़ाने से आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मैंने पूछ लिया ऊष्म जो है वर्ग कौन सा है, अंतस्थ वर्ग कौन सा है, संयुक्त व्यंजन कौन से हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है समझने से आएंगी, इसीलिए डिटेल में जो है हिंदी पढ़ाई जा रही है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो डिटेल में पढ़ने का ही आपको फ़ायदा है। ठीक है, अगर आप देखिए रीट की तैयारी से संबंधित कोई वीडियो देखना चाहते हैं तो आप उज्जवल जी की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। NCERT भी यहाँ पर करवाई जा रही है, तो आप ये सारी वीडियो देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों में शेयर करें वीडियो को, अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो। ठीक है, तो चलिए जल्दी से हम 24 महत्वपूर्ण तथ्य देखने वाले हैं। स्वर और थोड़ी सी बात वर्णमाला में व्यंजन की भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न है, भाषा बना है। यहाँ पहला तथ्य है, भाषा जो बना है वो किससे बना है? भाषा जो है संस्कृत के भाष शब्द से बना है। संस्कृत के भाष शब्द से क्या बना है? भाषा शब्द बना है। और इस भाष शब्द का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बोलना। ठीक है, भाष शब्द का अर्थ क्या है? बोलना। चलिए अगला देखते हैं, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है? भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य। देखिए, हम छोटी सी बात करेंगे वाक्य की। वाक्य देखिए, वाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है? वाक्य से छोटी इकाई जो होती है वो होती है उपवाक्य। उपवाक्य से छोटी इकाई कौन सी होती है अगर आपसे पूछ लें तो वो होती है पदबंध। ठीक है, पदबंध। अगर पदबंध से छोटी इकाई पूछ लें तो इसको कहते हैं आप पद, या इसी को हम क्या कह देते हैं? इसी को हम शब्द भी कह देते हैं। शब्द या पद से छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कौन सी होती है? तो पद से छोटी इकाई जो होती है वो होती है अक्षर। ठीक है, अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई अगर आपसे पूछ ली जाए तो वो कहलाती है वर्ण। और वर्ण को ही क्या कह देते हैं? ध्वनि भी कह देते हैं। तो एक ही बात है, ध्वनि कह ले, लेटर कह ले, वर्ण कह ले। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे एक शब्द दिया आपको राम। ठीक है, मैंने पूछा राम में कितने अक्षर हैं, तो आपने बताया राम में 2 अक्षर हैं। मैंने पूछा राम में कितने वर्ण हैं, तो आपने बताया राम में 4 वर्ण हैं। भाई कैसे 4 वर्ण हैं? ये है तो 2 ही। देखिए, र, फिर उसमें स्वर आ गया आ, फिर म, फिर हलंत और फिर अ। तो ये क्या बन गया? 4 वर्ण बन गए ना। तो भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य कहलाती है। अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? तो अभी हमने बात की थी, सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है भाषा की? ध्वनि या वर्ण। अच्छा, ध्वनि या वर्ण से बड़ी कौन सी होती है? अभी हमने बात की थी ना। तो ध्वनि या वर्ण से जो बड़ी इकाई होती है वो होती है अक्षर। ठीक है, चलिए वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं जैसे कै वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, ट वर्ग हो गया, त वर्ग हो गया, प वर्ग हो गया, अंतस्थ वर्ग हो गया, ऊष्म वर्ग हो गया। यानी कि एक व्यवस्थित समूह बनाया गया हो। तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हिंदी में उच्चारण के आधार पर वर्ण कितने हैं? देखिए ध्यान से सुनिए, उच्चारण के आधार पर वर्णों की संख्या पूछी जाए तो वो होगी 45। कैसे भाई? 10 तो हो गए स्वर उच्चारण के आधार पर, ध्यान रखिए, प्लस 35 हो गए आपके व्यंजन। ठीक है, 35 व्यंजन, 10 स्वर, दोनों मिलकर क्या बन गए? वर्ण। वर्ण में स्वर और व्यंजन दोनों ही शामिल होते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, व्यंजन में कितने वर्ग होते हैं? तो अभी हमने बात की है व्यंजन के वर्गों की। तो पहला देखिए क वर्ग, जिसमें क, ख, ग, घ, ड़। च वर्ग च, छ, ज, झ, न, ण। ट वर्ग ट, ठ, ड, ड़, ढ, ढ, न। ठीक है, इसमें जो ये दोनों शब्द हैं ये क्या कहलाते हैं? ये दोनों शब्द जो हैं वो
द्विगुण व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है, ट वर्ग देखते हैं, त थ द ध न। प वर्ग प फ ब भ म। अंतस्थ वर्ग अगर आपसे पूछ लिया जाए व्यंजनों में जो अंतस्थ व्यंजन होते हैं उनकी संख्या कितनी होती है? उनकी संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? य, र, ल, व। ठीक है, आगे देखिए ऊष्म वर्ग कौन सा होता है व्यंजनों में? तो श, श, स, ह। इसकी संख्या भी कितनी होती है ऊष्म वर्ग में? 4 वर्ण होते हैं ऊष्म वर्ग में। ठीक है, चलिए अच्छा देखिए, इसमें अगर हम व्यंजन की बात करें 33 व्यंजन और 2 ये हो गए द्विगुण व्यंजन, तो संख्या कितनी है? 35। तो टोटल संख्या कितनी है? मूल संख्या कितनी है? मूल व्यंजन कितने हैं हमारी हिंदी में? 35 हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जिसमें 2 जो व्यंजन हैं वो एक साथ आए, जैसे कि श है, क हलंत श। ठीक है, त्रै, त्रै एक तो आ गया त हलंत र, फिर आ गया ज, ये ग, ग में आता है ज हलंत नीय। ठीक है, उसके बाद श्रेय, इसमें श हलंत र। ठीक है, तो ये संयुक्त व्यंजन बन गए। ठीक है, एक बार देख लेना। तो संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं? 4 संख्या होती है संयुक्त व्यंजन की। क्षत्रिय वाला छ, त्रय, ज्ञानी वाला ग और श्रेय। अब है विदेशों से आए हुए या ग्रहण किए हुए जो ध्वनियां हैं वो कौन कौन सी हैं? देखिए, इनमें से इनका तो लोप हो गया है, मतलब अब इनका प्रयोग हिंदी में बहुत कम होता है या नहीं होता है। ठीक है, और अंग्रेजी के इसका भी होता है, जैसे डॉक्टर है, होता है ना अभी शब्द का यूज, इसका ध्वनि का यूज। तो ये अर्धचंद्र बिंदु वाले का होता है, लेकिन ये जो तल बिंदु वाले हैं या नुक्ता वाले वर्ण हैं इनका प्रयोग नहीं होता। ठीक है, ये बिंदी थोड़ी सही नहीं लगी, यहां पर तल बिंदु यहां लगता है। ठीक है, यहां पर लगता है। ठीक है, यहां पर। तो अरबी फारसी वाले हैं अ, क, ख, ग, ज, फ। अंग्रेजी वाले हैं अर्धचंद्र बिंदु वाला वर्ण, जैसे कि डॉक्टर। उच्चारण के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? 47 है। 10 स्वर हैं। उच्चारण के आधार पर पूछ रहे हैं, अगर लेखन के आधार पर पूछते तो 13 होते स्वर। ठीक है, और व्यंजन कितने हैं? 37 व्यंजन कितने हैं? 37। अब देखिए यहां पर पहले तो मैंने बताए व्यंजन 35, अब यहां पर 2 कौन से आ गए? 2 हैं आगत व्यंजन ज और फ। देखिए 35 तो हिंदी के मूल व्यंजन हैं और 2 आगत व्यंजन हैं। संयुक्त व्यंजन इसमें शामिल बिल्कुल नहीं किए जाते उच्चारण के आधार पर। तो 2 आगत व्यंजन कौन से हैं? ज और फ। तो कितने बन गए टोटल? 37। लेखन के आधार पर हिंदी में वर्णों की कुल संख्या कितनी है? लेखन के आधार पर जो है 55 है संख्या किसकी? वर्णों की, जिसमें स्वर व्यंजन सारे शामिल होते हैं, आगत व्यंजन भी शामिल होते हैं, संयुक्त व्यंजन भी शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये सारे इसमें शामिल होते हैं। देखिए इसमें सभी वर्णों को शामिल किया गया है जो लेखन में या मुद्रण में प्रयोग किए जाते हैं। अब एक चीज आपको मैं पीछे बताना भूल गई थी, मैंने बात की थी 10 स्वर होते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, तो लेखन के आधार पर जो स्वर होते हैं वो कितने होते हैं? 13 होते हैं। तो उनमें 3 कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है री, ठीक है, एक होता है अण और एक होता है, ये लेखन के आधार पर यूज किए जाते हैं, जो है बोलने के आधार पर इन स्वरों को यूज नहीं किया जाता। ठीक है, चलिए स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण कौन से हैं? स्वतंत्र रूप से जो बोले जाने वाले वर्ण हैं वो क्या कहलाते हैं? वो स्वर कहलाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। परंपरागत से 13 होते हैं और उच्चारण की दृष्टि से या सही रूप से स्वर जो हैं वो 10 ही माने जाते हैं। कौन कौन से होते हैं?
कौन कौन से होते हैं? तो संख्या ये देख लीजिए, अ, आ, ई, ऊ, ए, ओ। ये मुख्य रूप से ये 10 ही माने जाते हैं स्वर। ठीक है, जो 3 हैं जैसे कि है री है, और ये तीनों जो हैं ये नहीं माने जाते। ठीक है, लेखन के आधार पर माने जाते हैं, उच्चारण के आधार पर नहीं माने जाते। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? देखिए, अब हम बात कर रहे हैं कि मात्रा या उच्चारण के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण होता है उसमें एक होते हैं स्वर, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लूत स्वर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ह्रस्व स्वर की। ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? ह्रस्व का मतलब छोटा, ठीक है, जिसके उच्चारण में समय कम लगे उसको क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। यानी कि एक मात्रा का ही समय लगता है। किसका लगता है? एक मात्रा का ही समय लगता है। जैसे कि आपके अ है, ई है, ऊ है, ये क्या है? ये आपके ह्रस्व स्वर हैं। अगर आपसे सीधा ही ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, ऊ दे दिया और पूछ लिया ये कौन से स्वर है, तो ये ह्रस्व स्वर है, यानी कि इसमें टाइम कम लगता है उच्चारण में। दीर्घ स्वर किसे कहते हैं? जिसके उच्चारण में 2 मात्राओं का समय लगता है या जिसके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। अगर पूछ लें भाई कौन कौन से, तो आ है, ई है, जिसकी मात्रा लगी हो, ठीक है, ए है, ओ है, ठीक है, और इसके साथ ही आपके हो जाएगा 2 मात्राओं वाला ओ। तो ये जो है इन पे क्या है? समय कम लगता है, तो ये समय ज्यादा लगता है, तो उसको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 मात्राओं जितना समय जो है वो लग जाता है बोलने में। प्लूत स्वर किसे कहते हैं? प्लूत स्वर उसको कहते हैं जिसको उच्चारण जब आप करते हैं तो दीर्घ स्वर से भी टाइम ज्यादा लगता हो। जैसे मान लीजिए हम किसी को पुकार रहे हैं, हे राम, हे मोहन, किसी को आवाज लगा रहे हैं, किसी को पुकार रहे हैं। यहाँ जब नाटक के संवादों में यूज किया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? प्लूत स्वर कहा जाता है। तो ये जो है 3 हमने नाम ले लिए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लूत। ये जो है मात्रा या उच्चारण की दृष्टि से स्वर का वर्गीकरण है। ठीक है, अब हम दूसरे नंबर की बात करेंगे, अग्र स्वर या मध्य स्वर की। ठीक है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ये तीनों जो हैं ये तीनों क्या कहलाते हैं? अग्र, मध्य और पश्च स्वर। ये तीनों जो हैं जीभ के प्रयोग के, यानी कि आपकी जो जीभ होती है उसके प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। उसके आधार पर 3 हैं, अग्र, मध्य और पश्च। चलिए देखते हैं अग्र स्वर किसको कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में जीभ का आगे वाला जो भाग होता है वो यूज किया जाए। जैसे ई, ए। आपसे सीधा भी दे दिया जाए, ये चारों दे दिए जाएं और पूछ लिया जाए भाई इनको क्या कहा जाता है, कौन से स्वर हैं, तो ये अग्र स्वर हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मध्य स्वर। इन स्वरों के उच्चारण में जीभ होती है हमारी, उसका मध्य भाग काम में लिया जाता है। ठीक है, जैसे अ। अगर आपसे अ दे के पूछ लिया जाए भाई ये कौन सा स्वर है, तो ये मध्य स्वर है। पश्च स्वर, जिसके अंतर्गत जीभ का पीछे वाला भाग काम में आता हो, जैसे आ, ई, आ, ऊ, ओ, आ। ठीक है, तो ये सारे जो हैं ये पश्च स्वर कहलाते हैं। विवृत स्वर किसे कहते हैं? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, विवृत का मतलब क्या होता है? विवृत का मतलब होता है ओपन। ठीक है, यानी कि जिन स्वरों के उच्चारण में हमारा जो मुंह होता है वो खुला हुआ हो, मुंह का जो द्वार है वो खुला हुआ हो, जैसे कि आ। ठीक है, तो ये कौन सा स्वर है? ये विवृत स्वर है। आपसे पूछ लिया जाए आ कौन सा स्वर है? विवृत स्वर है। अच्छा, ये जो तीनों है एक बार नाम देख लीजिए, विवृत, अर्धविवृत, अर्धसंवृत। ठीक है,
ये जो है एक इसके साथ और होता है संवृत। ये चारों जो हैं ये मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का जो है वर्गीकरण है। मुंह के खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण में विवृत स्वर, अर्धस्वृत, अर्धसंवृत और संवृत। अब इसको बिल्कुल आसान है। विवृत यानी कि ओपन, जब मुंह खुला हुआ हो, जैसे कि अभी हमने बताया आ। अर्धविवृत यानी कि हाफ ओपन, जब आपका मुंह आधा खुला हुआ हो, ठीक है, आधा खुला हुआ हो तो अ, ए, ओ और आ, ये अर्धविवृत स्वर हैं। ठीक है, आगे देखिए, विवृत में पूरा मुंह खुला होगा, अर्धविवृत में आधा मुंह खुला होगा। अर्धसंवृत, संवृत का मतलब होता है क्लोज, यानी कि जब बंद हुआ हो। ठीक है, अर्ध का मतलब हाफ या आधा, जब आधा जो है मुंह आपका बंद हो, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार आधा बंद रहता हो, तो ए, ओ, ये दोनों जो है ये अर्धसंवृत कहलाएंगे। संवृत का मतलब पूरा क्लोज, संवृत का मतलब पूरा क्लोज, यानी कि पूरा मुंह जब आपका बंद रहेगा, जिन स्वरों के उच्चारण में मुख का द्वार लगभग बंद रहता है, उसको क्या कहते हैं? उनको संवृत कहते हैं, यानी कि क्लोज कहते हैं। जैसे कि ई, ऊ, ऊ। ठीक है, तो ये सारे जो है संवृत के वाले जो है स्वर हैं। आगे देखिए, सघोष ध्वनियां किसे कहते हैं? जितने भी स्वर होते हैं वो सभी स्वर सघोष ध्वनियां कहलाते हैं। ठीक है, घोषत्व यानी कि घोषत्व के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण है उसमें आता है सघोष ध्वनियां। ठीक है, अब देखिए सघोष या घोष का मतलब क्या होता है? देखिए, घोष का मतलब होता है कि जो स्वर तंत्रियां हैं हमारी, उसमें जब श्वास का, हम जब श्वास लेते हैं, जब उसका कंपन होता है, जब स्वर तंत्री में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। घोष किसको कहते हैं? घोष का मतलब है कि स्वर तंत्रियों में श्वास का कंपन। और सघोष किसको कहते हैं? सघोष कहते हैं जब स्वर तंत्रियों में कंपन होता है तो सघोष ध्वनियां उत्पन्न होती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में हवा मुंह के साथ साथ नाक से भी निकलती हो तो उसको क्या कहते हैं? उसको अनुनासिक स्वर कहते हैं। ठीक है, अनुनासिक स्वर कहते हैं, हवा मुंह से भी निकलती है और साथ ही साथ नाक से भी एक साथ ही निकलती है जब हम किसी स्वर का उच्चारण करते हैं। तो इन स्वरों के उच्चारण में अनुनासिक स्वर हैं ये सभी। जिन स्वरों के उच्चारण में हवा केवल मुंह से निकलती है वो क्या कहलाते हैं? मुंह से निकलने वाले कहलाते हैं मौखिक या निर्नुनासिक स्वर, यानी कि अ, आ, ई। इसमें हमारे नाक का कोई भी जो है, नाक से कोई भी हवा नहीं निकल रही। ठीक है, तो हवा के नाक और मुंह से निकलने के आधार पर स्वरों का जो वर्गीकरण किया गया है उसमें दो आते हैं, अनुनासिक स्वर और निर्नुनासिक स्वर। हवा के नाक और मुंह से बाहर निकलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। ठीक है, ये ए, आ, ई तो निर्नुनासिक है। अनुनासिक जो है वो हो गया अ, आपके आ, ई। ठीक है, तो इस प्रकार से आज हमने 24 मुख्य तथ्य देखे हैं, फिर हम व्यंजन को देखेंगे और फिर हम इसका टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो जरा सी भी पसंद आई है तो प्लीज अपने मित्रों में शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद।